नमस्कार। रणभूमि 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो शाम के 6:04 हो रहे हैं, यानी कि जिन 10 राज्यों की सभी 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है वह अब थम चुकी है। सभी 96 सीटों पर जितने प्रत्याशी थे उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो लगातार जो चुनावी अपडेट्स है वो भी हम आप सभी तक लगातार दिखा रहे थे। तो आज चौथे चरण के मतदान को लेकर के अब वक्त खत्म हो गया है। तो मतदान स्थल पर उपस्थित लोग अब सभी की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। कई केंद्रीय मंत्रियों की भी किस्मत ईवीएम में कैद हुई। तो लगातार जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, चौथे चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है। उज्जैन में शाम 5 बजे तक 70.44% मतदान हुआ है। तो शाम 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। खंडवा में शाम 5 बजे तक 68.21% मतदान हुआ। खरगोन में शाम 5 बजे तक 70.80% मतदान हुआ। तो ये मध्य प्रदेश की जिन 8 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उनके आंकड़े हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक के चुनावी आंकड़े, मतदान के जो प्रतिशत है वो सामने आ चुके हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान की जो प्रक्रिया थी, सुबह से जिस तरह से हमने देखा अलग अलग बूथों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी वो शोर अब थम चुका है। शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 68.01% मतदान हुआ है। बिहार में शाम 5 बजे तक 54.14% मतदान हुआ। वहीं यूपी में शाम 5 बजे तक 56.35% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 52.49% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 75.66% मतदान हुआ है। तो तेलंगाना में शाम 5 बजे तक 61.16% मतदान। वहीं झारखंड में शाम 5 बजे तक 63.14% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में शाम 5 बजे तक 35.75% मतदान हुआ। ओडिशा में शाम 5 बजे तक 62.96% मतदान हुआ है। तो चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही थी सुबह 7 बजे से वो अब थम चुकी है। मध्य प्रदेश में कि ये आंकड़े हैं, इंदौर में शाम 5 बजे तक, तो देश में अब तक 62.31% चौथे चरण में मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 68.01% वोटिंग हुई। तो ये बड़ी खबर, बिहार में अब तक 54.14%। तो आपको ये शाम 5 बजे तक के हम आंकड़े बता रहे हैं। यूपी में अब तक 56.35% वोटिंग हुई है। तो बस अब से कुछ ही समय बाद टोटल वोटिंग परसेंटेज भी चुनाव आयोग की तरफ से डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में अब तक 75.66% 5 बजे तक वोटिंग हुई थी। तो लगातार जिस तरह से चुनाव की प्रक्रियाएं सुबह से चल रही थी, अलग अलग जगहों पर मतदाता पहुंच रहे थे। कई जगहों पर हमने चुनाव का बहिष्कार भी देखा और कई जगहों पर ईवीएम मशीन में खराबी होने की वजह से चुनाव जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी देर से शुरू हुई और कई जगहों पर हिंसक तस्वीरें भी हमने देखी। तो लगातार आज जिस तरह से चौथे चरण में मतदान चल रहा था, 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटें और सभी चरणों में, अब 4 चरणों में इन सभी 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली और अब सभी जितने प्रत्याशी थे उन सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और 4 जून को इसे लेकर के नतीजे भी सामने आएंगे। तो अलग अलग बूथों से भी हमने तस्वीरें देखी और अब चौथे चरण की जो चुनाव की प्रक्रिया थी, मतदान की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अब इंतजार सभी दलों को 5वें चरण का है। 7 चरणों में वोटिंग होनी है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब चौथे चरण के बाद चुनावी जो शोर है वो थम जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में ही मतदान होते थे। सभी 29 सीटों पर अब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर तीसरे चरण में ही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। वहीं उत्तराखंड में भी मतदान की प्रक्रिया पूरी है। तो कई राज्यों में मतदान की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में यानी आखिरी चरण तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। 80 सीटें हैं। तो लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग हुई है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान चला। तो चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में 3 लोगों की अलग अलग वजह से मौत भी हुई है।
तो लगातार जिस तरह से हमने देखा अलग अलग जगहों पर हिंसक तस्वीरें भी देखी और कई जगहों पर हत्या की भी तस्वीरें, और टीएमसी ने सीपीआई समर्थकों पर बम धमाके का भी आरोप लगाया इन सब के बीच। वहीं दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। तो अलग अलग जगहों से लगातार हम सुबह से ही स्वदेश न्यूज के माध्यम से आप सभी को अलग अलग राज्यों से, सभी जो 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में जहां पर वोटिंग चल रही थी, अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी शाम 5 बजे तक के आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से सामने आ गए हैं। 62.31% मतदान हुआ है। तो लगातार जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया सामने आ रही है, चलिए अब इसी पर हमारे साथ हमारे तमाम अलग अलग जगहों से सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सरवेंद्र सिंह आपका ही रुख करूंगी कि जिस तरह से अब शाम 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं, 6 बजे तक के भी आंकड़े, जिस तरह से आप पूरे मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। आप जिस जगह पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ किदवई नगर के बालिका इंटर कॉलेज जो मतदान स्थल है यहाँ पर है, और यहाँ पर शाम 6 बजे मतदान खत्म हो चुका है। और शाम 5 बजे तक की बात करें तो 50.91% मतदान कानपुर में हुआ है। छोटी छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ा जाए तो जो चुनाव प्रक्रिया है काफी शांतिपूर्ण रही है। आपको दिखाना चाहूंगा कि मतदान कर्मी जो हैं अब अपना जो काम है उसको खत्म करके और जो औपचारिकता उनको पूरी कर रहे हैं, और प्रशासन भी काफी मुस्तैद रहा है। पूरे दिन एक पैर पे खड़े होकर पुलिस प्रशासन ने इस चुनावी प्रक्रिया में अपना पूरा सही तो उसके लिए पूरा प्रयास किया है। जी सर्वेंद्र जी, अगर कानपुर सीट का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ही अहम सीट उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। एक तरफ जहां पे कांग्रेस से आलोक मिश्रा प्रत्याशी थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अवस्थी पर अपना भरोसा दिखाया था। ऐसे में कानपुर की क्या कुछ तस्वीरें इस बार नजर आई, क्योंकि कानपुर सीट को लेकर के तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, और जो यहाँ की जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं, बंद मिले, प्रदूषण को लेकर के बार बार जो विपक्षी दल है वो सवाल भी खड़े करते रहे हैं सरकार पर। और इस बार का चुनाव जनता ने किस आधार पर मतदान किया? आप भी बूथ पर तमाम सुबह से ही मौजूद थे, आपकी बातचीत भी हुई होगी। रही है, और इस बार का जो चुनाव है इसमें लोगों का क्या रुझान है ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर लगातार 2 बार से भाजपा काबिज रही है। उससे पहले कांग्रेस ने लगातार यहाँ पर अपने यहाँ के सांसद रहे हैं। अब की बार देखना ही होगा कि प्रत्याशी बाहर का बताकर विपक्ष ने काफी बार हमला किया है भाजपा के ऊपर, और वहीं जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर और अन्य जो जाम की समस्या है उनको लेकर इस बार जो मतदाता है उसने अपने वोट की चोट की है। जी गरिमा जी। ठीक है, चेतन जी आपका रुख करूंगी। इंदौर जो कि बहुत ही ज्यादा अहम सीट, वीआईपी सीट, और जिस तरह से हमने देखा जब अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए तो लगातार कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है और जबरदस्ती उन्हें डरा धमका करके ले जाया गया है बीजेपी में। और लगातार कांग्रेस नोटा पर वोट देने की बात करी थी, जहां एक तरफ हमने देखा कि जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो सभी अपने मतदाताओं से इस बात का जिक्र किया था, अपील भी लगातार कर रहे थे कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन इंदौर में वो नोटा को लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हमने देखा। आर्थिक राजधानी है इंदौर, और इंदौर की बात की जाए तो काफी लोकप्रिय चुनाव रहा है यहाँ का। जिस तरीके से अगर घटनाक्रम की बात करें तो जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद ही कहीं ना कहीं सभी की निगाहें थी इस लोकसभा सीट पर। और बात कर लूं कि अभी करीब 56.53% जो मतदान हुआ है वो 5 बजे तक का जो समय था जब निर्वाचन आयोग ने यह रिपोर्ट दी है। उसके बाद 6 बजे की बात कर ली जाए तो 6 बजे क्या आंकड़े आते हैं ये तो अभी थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा। बस अभी बता दें कि मतदान खत्म हो चुका है। पर जिस तरीके से बात कर ले तो यहाँ की जो सीट थी काफी दिलचस्प चुनाव होने जा रहा था। वो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कह रही थी कि अब कहीं ना कहीं नोटा का वर्जन दबाइए, तो जो जनता जनार्दन ने किस ओर रुख किया है ये तो आने वाला समय बताएगा। पर जिस तरीके से बात कर लें आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखी थी, शहरी क्षेत्रों में देखी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं दोपहर की बात कर ले तो दोपहर के वक्त जो गर्मी का प्रकोप था, टेम्परेचर लगातार हाई हो रहा था, जिसके चलते मतदान धीमा हुआ और धीमे गति से होते होते अब बता दूं कि पिछली लोकसभा की तुलना में इस बार कहीं ना कहीं मतदान काफी कम हुआ है। कि पिछली बार की बात कर ले तो 69% मतदान हुआ था, और इस बार कहीं ना कहीं बात कर ले तो
अभी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 3 या 4% वोट बढ़ेगा तो 60% मान लीजिए आप। तो इस बार कहीं ना कहीं मतदाता को के अंदर कहीं ना रुचि नहीं दिखी हमें। इस बार जिस तरीके से प्रशासन और शासन ने लगातार कहीं ना कहीं बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया था, पर हमें कहीं भी इस तरीके का यहाँ अभियान असर नहीं दिखा। और जिस तरीके से बात कर ली जाए तो मौसम ने भी अपना रुख बदला। बता दूं कि अभी 1 घंटे पूर्व जो ग्रामीण क्षेत्र थे, शहरी क्षेत्रों में कहीं ओले गिरे, कहीं बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते सीधा असर मतदान पर भी गिरा है। तो आने वाला समय तय करेगा कि कौन से प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। और अगर बात कर ले तो नोटा को कितने मत मिले, कांग्रेस को कितना समर्थन मिला है, बीजेपी को कितना समर्थन मिला है। और सीधे तौर पर बात कर लिया तो 8 लोकसभा चुनाव के चलते अब 29 सीटें जो है कंप्लीट हो चुकी है मध्य प्रदेश की। जी ठीक है, अब आपका रुख करूंगी। हमारे साथ पटना से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुंगेर में हमने देखा कि जिस तरह से धर्मेंद्र जी, हमने देखा मुंगेर में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो ऐसे में और फिर पथराव की भी बातें, जो जिस तरह से हिंसक झड़प भी हमने देखा मुंगेर में, और ऐसे में बिहार में आज जिन सीटों पर मतदान थे, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें नजर आई? ये है कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में 151 मतदान केंद्रों पर दोपहर लगभग पुलिस और पब्लिक के बीच नोकझोंक हुई और वो रणनीति में बदल गई। एक दूसरे को, जहां पुलिस वाले भी उस पर रोकना चाहा, इधर पब्लिक भी हो गया, उग्र हो गई, तो दोनों ओर से पथराव हो गया, जिसमें कि 2 पुलिस जवान जख्मी हुए। हालांकि उसकी डेथ की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, ये बात तय है कि वहां 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल मुंगेर में करवाया जा रहा है। वहीं उस झड़प में कुछ मतदाता भी जख्मी हुए हैं, उसका भी इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात है जिस तरह से ये अचानक मूवमेंट हुआ, बताया जाता है कि वहां पुलिस बल थे और वहां पुलिस बल ने आम लोगों को कहा कि ये एरिया संवेदनशील एरिया है, आप लोग थोड़ा सा दूरी बना दें। तो उस पर उन्हें विरोध किया। विरोध करने के बाद दोनों एक दूसरे से नोकझोंक हुई और आगे बात बढ़ गई और पथराव होने लगा। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी सहित कई मतदाता भी जख्मी हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल मुंगेर में कराया जा रहा है। जी ठीक है, राहुल जी आपका रुख करूंगी कि जिस तरह से हम जानते हैं, हम इस बात का बार बार जिक्र भी करते हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो देश के अलग राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा अलग है। महाराष्ट्र में इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें नजर आई, और जिस तरह से अभी चुनाव हम देख रहे हैं, आज चौथे चरण का मतदान था, तमाम जो सियासी समीकरण थे, सीट शेयरिंग को लेकर के भी तमाम तरह के सभी दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखा, और ऐसे में आज की क्या कुछ तस्वीरें नजर आई हैं? राहुल जी जी गरिमा, मैं बता दूं, जिस तरह महाराष्ट्र के समीकरण की बात करें तो सबसे पहले परसेंटेज की बात करें। 4 बजे तक जो चुनाव आयोग ने परसेंटेज दिया 52.49% दिया, और 298 उम्मीदवार अपने भाग्य के मतपेटियों में बंद हो गए उनकी भाग्य, और 2.39 करोड़ लोग मतदान के हुए थे उत्तराधिकारी, तो मतदान दे सकते थे। तो इसको देखकर कहीं ना कहीं 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव आज हुआ, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक अब संपन्न हो चुका। तो कहीं न कहीं ये लगता है, जो यहाँ पर ध्रुवीकरण राजनीति की बात कर रही है, तो आप जिस तरह से मराठा और ओबीसी राजनीति का ज्यादातर आज जो 11 सीटों पे जो चुनाव हुए, तो हाई प्रोफाइल जो सीट थी वो बीट की थी, जो जिसमें क्या नाम है, पूनम सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो वो हॉट सीट थी जिसमें सीधा टकराव था एनसीपी के शरद पवार और बीजेपी की सीट थे। तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए जो देखा जाए तो ओबीसी की कैंडिडेट थी, और उधर मराठा से लड़े जा रहे थे बजरंग, जो कांग्रेस की तरफ से शरद पवार की तरफ से लड़ रहे थे। तो पूरी जो 11 सीट थी मराठा और ओबीसी के बीच की थी, जो मनोज जरांगे पाटिल जो अनशन पे थे, शुरू से मराठाओं के फेवर करते आए थे, लेकिन कोई ना कोई कारण के वजह उनको राजनीतिक कारणों के वजह बैठा दिया जाता था। तो ये 11 सीट बहुत मायने रखेगी, ये महाराष्ट्र की राजनीति है। जी गरिमा। ठीक है, सर्वेंद्र जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही, उत्तर प्रदेश में जो सभी 80 सीटें हैं उन्हीं से तय होता है दिल्ली की सत्ता का रास्ता। और ऐसे में जो आज 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, अभी आप कानपुर का जिक्र कर रहे थे, और कन्नौज और उन्नाव सीट का भी जिक्र करिएगा, क्योंकि और इसके साथ ही अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, तो उसमें जो ठीक है संपर्क नहीं हो पा रहा है।
चेतन जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में आज चौथे चरण की मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और ऐसे में सभी 29 सीटों पर अब मतदान संपन्न हो चुका है। तमाम सियासीकरण, तमाम जो सियासी दावे थे, तमाम जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हमने देखा और ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता, जो कि हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, बीजेपी पर अपना भरोसा दिखाया था। 29 सीटों में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास में और इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 15 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। वहीं बीजेपी क्लीन स्वीप के भी दावे कर रही है। खजुराहो सीट और इंदौर सीट हमने देखा कि ये दोनों सीटें अब बीजेपी के पक्ष में भी हैं। जो लोकसभा सीटें हैं ये मालवा में आती है और कुछ सीटें निमाड़ में आती है। और मालवा और निमाड़ का अगर समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो दो ही दल अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं, पर जिस तरीके से बात कर ली जाए तो जो आदिवासी अंचल है वहां अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई थी विधानसभा में। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किस ओर जाती है, क्योंकि जिस तरीके से बात कर रहे थे कांतिलाल भूरिया एक बड़ा नाम है, जो कांग्रेस से बड़े वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका गढ़ कहलाता है रतलाम और झाबुआ। वहां तो सीधे तौर पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। उसके बाद बात कर रहे हैं खंडवा की, तो खंडवा के अंदर अरुण यादव बड़ा नाम है, पीसीसी अध्यक्ष रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, उनकी साख दाव पर लगी। और बता दूं जिस तरीके से खरगोन और धार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने आए थे, तो बता दूं कि जिस तरीके से इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हो रही है यहाँ पर। तो अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किस ओर जाती है, क्योंकि अगर बात करें तो वही पार्टियों ने अपने अपने पक्ष रखे, लगातार प्रचार प्रसार भी किया है, पर जो जनता है वो किस ओर जाती है, क्योंकि जनता जनार्दन है। क्योंकि हमने देखा था कि इस बार का वोटर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठा था और हमने देखा था कई लोगों, जैसे हमने जाना भी था, हमने रणभूमि के तहत जो कार्यक्रम भी किए थे उसके भी जाना था, लोगों का कहना था कि कहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था और कहीं ना कहीं एक विकास को लेकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहा है या विकास की बात करें तो इस बार बीजेपी सीट निकालती। तो ये दो जो मुद्दे थे ये कहीं ना कहीं काफी भारी थे, क्योंकि आदिवासी अंचलों की बात करी जाए तो वहाँ कांग्रेस लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रही थी। उसका कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं वापस अपने खेमे में ये सीट चेतन, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके जो तमाम नेता हैं, उनके जो आपत्तिजनक बयान भी होते हैं, इसका भी असर हम देखते हैं मतदान के दौरान, जो वोटिंग परसेंटेज होता है। क्योंकि हाल ही में कांतिलाल भूरिया का जो बयान था, 2 पत्नी वाला विवादित बयान, इस तरह की बातें, इसका भी असर आदिवासी वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में जिस सीट से हैं वो, तो कितना असर इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा अगर हम सभी दलों के जिस तरह से आपत्तिजनक बयान होते हैं अगर हम इनका जिक्र करें तो? जी गरिमा, जिस तरीके से बात कर ले बीजेपी हो या कांग्रेस है, दो ही के जो नेता है वो कहीं भी जिस तरीके से जो बयानबाजी होती है उस तरफ ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी उनके मुख से निकल जाती है जिसको लेकर उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिस तरीके से बता दूं कांतिलाल भूरिया ने जो बयानबाजी की थी, अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर झाबुआ और रतलाम की जनता, और उस जनता की बात करें तो शहरी क्षेत्रों से कम आती पर ग्रामीण अंचलों में आदिवासी सीट है ये और आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र आता है। अब देखना होगा कि जनता किस ओर जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दो ही नेता जब मैदान में उतरते तो कहीं ना कहीं उनके मुख से ऐसी कोई चीजें निकल जाती है जिसकी वजह से उनको ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बाद में पछतावा जरूर होता है, पर जब तक कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाली कहावत सही हो जाती है। तो इसलिए बता दूं कि दोनों ही दल ने अपना अपना प्रयत्न जरूर किया है। 8 ही लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी जरूर कर रही है, बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, पर ये आने वाला समय बताएगा कि जनता जनार्दन किस ओर गई और विजय श्री किसको प्राप्त हुई। ठीक है सर्वेंद्र जी, आपका रुख करूंगी कि जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की जो सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही तय होता है और ऐसे में आज 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। आप कानपुर सीट का जहां पर आप मौजूद है वहां का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन बाकी की जो और भी हॉट सीटें हैं, चाहे हम कन्नौज का जिक्र कर ले, चाहे हम उन्नाव का जिक्र कर ले, तमाम जो नेता हैं, अभी चेतन जी भी जिक्र कर रहे थे, जो राजनीतिक दल हैं उनके जो तमाम आपत्तिजनक बयान है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। साक्षी महाराज अपने विवादित बयानों को लेकर के खूब चर्चाओं में बने रहे। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज सीट का अगर हम जिक्र करें तो आंकड़े कहते हैं कि जिस तरह से 2019 में डिंपल यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा था सुब्रत पाठक से, इस बार की स्थितियां काफी कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता तमाम जो रुझान है, तमाम जो चीजें हैं वो भी देख करके उसी आधार पर वोट कर रही है। और जिस तरह से हम वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं पिछली बार की तुलना में अलग अलग राज्यों में काफी कम रहा, और ऐसे में कितना असर जो तमाम राजनीतिक दल है, अगर उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें तो चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर और बसपा या फिर बीजेपी का जिक्र करें, तो कितना फायदा और कितना नुकसान दोनों ही जो गठबंधन है उन्हें मिलने वाला है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि वाक युद्धों का दौर तो लगातार चलता ही रहा है। शीर्ष नेता भी हमलावर हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन बात की जाए अगर कानपुर के चुनाव की तो यहाँ पर जो भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा वो इसलिए होगा कि इन्होंने जो
प्रत्याशी उतारा था रमेश अवस्थी, वो कहीं ना कहीं बाहर के थे, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर भाजपा में भी दो फाड़ हुए और उनके लिए अमित शाह तक को यहाँ पर इस चीज को करने के लिए आना पड़ा, पैचअप करने के लिए। उसके बाद भी कई बातें निकल के आती रही। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो मतदाता है वो किस तरफ गया है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी आलोक मिश्रा, उनका भी जनाधार काफी अच्छा रहा, वो काफी समय से समाज सेवा में रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम क्षेत्र है वहां पर उनकी पैठ अच्छी होने की वजह से, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आप पार्टी इंडी गठबंधन में थे, जिसकी वजह से जो मुस्लिम वोट था वो कहीं ना कहीं इंडी प्रत्याशी की तरफ गया होगा। जी ठीक है, आपका इसका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेंदु जी। चेतन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया और राहुल जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देश में अब चौथे चरण की मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शाम 5 बजे तक के आंकड़े जो सामने आए हैं 62.31% मतदान हुआ और 6 बजे तक जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब से कुछ ही समय में वो भी आंकड़े हम आप सभी तक साझा करेंगे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।